वाई because DMU का शब्द इधर लिख ही नहीं सकते, बोल क्यों? ये ऑर्डिनल है. he will want to substitute less of those good which he is already consuming less. बिकॉज ही ऑलरेडी हैज लेसर क्वांटिटीज. 10 पे सैक्रिफाइस 3 था, अब आपके पास कितना बचा? 7 पे भी 3 करोगे. जब 10 था तो 3 किए थे, अब 7 है तो 3 कैसे करोगे? 3 से कम ही करोगे ना. सो बिकॉज ही हैज लेसर, एज ही सेड, he will sacrifice lesser. Now you have 7, you sacrifice 2. Now how much do you have? 5. At 7 you were sacrificing 2. At 5 also you will sacrifice 2. Less than 2, which is 1. Clear है? तो yes, convex का आंसर लॉ ऑफ DMRS ही है. डाउनवर्ड स्लोपिंग का आंसर मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलिएगा, मोनोटोनस भी राइट है. 2 ICs will never, और एक हायर IC will higher satisfaction. 2 ICs never intersect. बोलिए सर. अगर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा लॉ ऑफ DMRS तो फिर लॉ स्टेट करिएगा, रीजन भी दीजिएगा. इको में यू आर नेवर जज्ड ऑन द लेंथ ऑफ द आंसर. There could be a 4 mark question for 2 lines and there could be a 2 mark question for 6 lines. Whatever is the need of the answer, you have to identify that. एक ही क्वेश्चन को आप कभी देखिएगा बोर्ड पेपर से अगर आप एनालाइज करते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हैज बीन आस्क्ड फॉर 2 marks, 3 marks and 6 marks. यही सेम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. कितना लिख सकते हो अब आपके ऊपर है, कितना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको लगता है, दैट इज द जजमेंट हियर. अनलाइक कॉमर्स, इफ इट इज अ 10 mark क्वेश्चन यू हैव टू राइट 10 points. इफ इट इज 5 mark क्वेश्चन 5 पॉइंट देना है. इकोनॉमिक्स इज नेवर लाइक दैट. रेलेवेंस है तो लिखो, चाहे 2 mark ही क्यों ना हो, छोटा लिखो, पूरा नहीं एक्सप्लेन करना हो. तो इसीलिए ये मतलब आप एक ही सब्जेक्ट है जहाँ ये रूल नहीं बैठेगा कि इसमें इतना लिखना है, इसमें इतना लिखना है, वो आपको सवाल देख के ही पहचानना होगा. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बजट लाइन पे. तो बजट लाइन में लीनियर कर्व होता है. लीनियर कर्व क्यों होता है? क्योंकि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फिक्स्ड है तो स्लोप फिक्स्ड है. स्लोप क्या है इसका, क्या बोलते हैं उसको? -px/py. नेगेटिवली स्लोपिंग है भैया, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. इस पॉइंट में प्रॉब्लम क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन है. ये पॉइंट क्या है? देयर इज नो सच थिंग एज आउटर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन. अनअचीवेबल, नहीं हो सकता, ये बजट के बियॉन्ड है, अचीवेबल ही नहीं है. अग्रीड? कैन एनीबडी रेज हैंड एंड टेल मी द इक्वेशन ऑफ अ बजट लाइन? बोलिए. नहीं, वो इक्विलिब्रियम है. Px इंटू Qx प्लस Py इंटू Qy शुड बी इक्वल टू और लेस देन इनकम. What is Px into Qx? Total expenditure on X. Price of X into quantity of X is total expenditure of X. Plus price of Y into quantity of Y is total expenditure on Y. वो अभी आप क्या बोले, या तो ऑन द बजट लाइन या लेस देन बजट लाइन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ बजट लाइन. अगर आया तो ये यूज कर लीजिएगा. किसके लिए? सारा बजट लाइन के लिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए? तो बजट लाइन का डेफिनेशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ये जरूरी है क्या? आपको तो पहले बजट लाइन बता रहा है. तो बजट लाइन का इक्वेशन क्या है? बोला भाई इसके बाहर नहीं जा सकते, तो उसको लिखोगे कैसे? बोला आइदर ऑन द बजट लाइन और लेस देन द बजट लाइन. तो उसको लिखे कैसे? बोला टोटल एक्सपेंडिचर हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इसमें से सोचिए प्राइस ऑफ एक्स गिर गया, वाई कांस्टेंट है, क्वांटिटी किसका बढ़ेगा? प्राइस का क्वांटिटी कैसे बढ़ता है? एक्स का. इसको डायग्रामेटिकली कैसे करें कि वाई कांस्टेंट रह जाए पर एक्स बढ़ जाए? बचपन में रोटेशन बोल के एक चीज पढ़ते थे पीपीसी का, ये वही हो रहा है. देखिए फिर से,
बोल रहा है ये बजट लाइन था, एक्स ना सस्ता हो गया तो आप एक्स ज्यादा खरीदेंगे, वाई रिमेनिंग द सेम, वाई सेम है, एक्स का कंजम्पशन बढ़ गया। भैया पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है, बुक में नहीं है, आप मत पढ़िएगा, लिख के आइएगा, आई नॉट इन द बुक, आई विल नॉट आंसर। अगर पूछ लिया, हम प्रिपेयर्ड है कि नहीं। भैया क्या है ये वाई एक्सिस में क्या है? ये आपका बजट लाइन है ना, दिस इज नथिंग बट प्राइस एंड टोटल, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर। यहाँ एक्स वाई पकड़ लो और यहाँ टोटल क्वांटिटीज है। जब आप बजट लाइन एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ कॉम्बिनेशन है, तो ये एक्स की ये वाई की कॉम्बिनेशंस हैं, वाई कॉम्बिनेशंस, ये एक्स कॉम्बिनेशंस, तो क्वांटिटी ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ एक्स ये मान लो। इंस्टेड ऑफ प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके नहीं बोलो वाई कितना खरीद सकते हो, एक्स कितना खरीद सकते हो, वाई उतना ही रह गया, एक्स बढ़ गया, प्राइस चेंज होगा, आपका बजट लाइन चेंज नहीं होगा। What are the two impacts that will impact your budget line? Price and income. क्वांटिटी तो चेंज हो रहा है, बजट लाइन का इम्पैक्ट किस पर होगा, या तो दाम में चेंज या इनकम में चेंज। अगर हम आपसे सिंपल सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द बजट लाइन इफ योर इनकम इंक्रीजेस, राइटवर्ड शिफ्ट, ये तो पढ़े हो, इनकम गिर गया, अब बोल रहा है इनकम कांस्टेंट है, प्राइस चेंज होगा, रियल इनकम में इम्पैक्ट है कि नहीं है। मूवमेंट नहीं बोलेंगे, रोटेशन बोलते हैं इसको। रोटेशन में अब दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, अरे महंगा हो गया, वाई रिमेनिंग द सेम, एक्स कम गया, प्राइस चेंज हो रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट पे पॉइंट चेंज नहीं होगा, वाई का कांस्टेंट रख रहे हैं, बोले वाई नहीं चेंज करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट पे एक्स प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा। यहाँ प्राइस है नहीं, सिर्फ क्वांटिटीज है, अच्छा, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई ले रहे हो। दूसरा चीज बताओ, वाई में प्राइस सस्ता हो गया, एक्स रिमेनिंग द सेम, वाई का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। कैसे दिखाएंगे सर, आओ आओ, एक्स को सेम रख के वाई बढ़ाना है, एकदम सही बात है। फिर से आओ, इस साइड से करो, हाँ हाँ यहाँ से करो करो, क्या जो किए रॉन्ग हो तुम, क्या बढ़ाए हो, ये क्या है, ये वाई है, हाँ हाँ, और ये एक्स है, हाँ, अच्छा तभी ऐसा होगा। तो दूसरा मिटाएगा कौन, ऐसा भी तो बोल सकते थे। नहीं, हमको लगा और अगर उल्टा हो जाए, दोनों का दाम सस्ता हो जाए, राइटवर्ड शिफ्ट, क्लियर है। चलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रैंक वाला लिखना है, एक तो एम आर इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, और दूसरा वाला जो बोला है बोलो आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एक प्रॉपर्टी को ही इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाया है, लिखना होगा वो, ठीक है। ये क्या है, बजट लाइन, इसमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, आईसी मैप। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज नोन एज एन आईसी मैप। जहां पर आईसी और बजट लाइन टेंजेंट होंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है टेंजेंसी, बट स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, वेयर एमआरएस इक्वल टू प्राइस रेशियो। इसमें भी नेगेटिव साइड है, सॉरी, इसमें भी नेगेटिव, हाँ अच्छा भैया, बोलिए ना, वो 2 पॉइंट पे तो लेस एट सच। हायर आईसी है ना उधर ऊपर, ये पॉइंट भी आईसी पे है, तो बजट लाइन पे भी है, पर एक पॉइंट हायर है, ये बेस्ट है पर औकात के बाहर है। माई क्वेश्चन इज टू मेधा, मेधा एमआरएस is greater than price ratio. Comment on the consumer at what point he is. Is he below the equilibrium or above the equilibrium? Do you understand the question? जैसे MUX greater than PX होता है, आप कमेंट करते हैं. What if they ask you here,
that MRS is greater than PX by PY, what do you do? What is MRS का formula? Do you know? Change in Y by change in X. कोई बोला अभी the rate at which one commodity is sacrificed for another. आप कितना गिव अप करते हो एक और पाने के लिए? याद करो, निकालते थे ऐसे 10 1 2 7 3 5 4 4. तो MRS निकलता था 3:1 2:1 1:1. चेंज इन Y बाई चेंज इन X. अब उसमें बड़ा भाई कौन है? दिख नहीं रहा है MRS बड़ा है. आपको इक्वल करना है मैम, बोलने दो ना. आपको इक्वल करना है, प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर. हाउ डू यू डिक्रीज अ नंबर? और it cannot happen mutually exclusively, both need to happen. Increase the consumption of X and decrease the consumption of Y. Which part of the diagram do you think by increasing the consumption of X and decreasing of the consumption of Y you will come here? ऊपर से. यहां पर होना होगा कहीं पॉइंट, तभी वो नीचे की तरफ आएगा. X बढ़ेगा, Y कमेगा. बोल रहा है कि MRS ग्रेटर देन PX है. पहला तो सवाल है कंज्यूमर को क्या करवाओगे? ये है सिचुएशन, हाँ या ना? ये ग्रेटर है PX बाय PY से. अब PX बाय PY को नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं चेंज इन Y चेंज इन X. कुछ ऐसा मैजिक करो, ये 15 है और ये 10 है, इसको गिरा कैसे सकते हैं? चेंज इन Y घटा देंगे. मतलब विल यू बाय मोर Y और लेस Y? बट उसको बढ़ाने के लिए, आपको गिराने के लिए उसको एक चीज़ और करना पड़ेगा, X बढ़ाना पड़ेगा. X का कंजम्पशन राइट में जाएगा कि लेफ्ट में? राइट में जाएगा. और Y का? तो अगर कोई कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इस तरफ बढ़ रहा है, तो उस पॉइंट को कहाँ होना होगा? ऊपर की तरफ. उल्टा सोचेंगे, ये सिचुएशन है. मतलब भैया यहाँ पर आप क्या करेंगे जानते हैं? X का कंजम्पशन, आप पीछे से आएंगे इधर, आपको ऊपर से जाना होगा, यहां से ऊपर जाना होगा. तो कुछ नहीं, 1 मार्क MCQ. एट दिस पॉइंट MRS इक्वल टू PX, ग्रेटर ही लेस. 1 मार्क पर सोचने पे लग जाएगा तुम्हारा पूरा दिन. ऊपर अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट. बोल रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये A पॉइंट, एट पॉइंट A MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो, MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, MRS लेस देन प्राइस रेशियो. ये इक्विलिब्रियम है. हाँ, बीच में जो गैप है उसको भर दीजिए. तो इसका मतलब आपको यहां से इधर जाना है, नहीं, you have to go up to the budget line, up in the budget line rather. So what do you have to do? Increase the consumption of X or decrease the consumption of X? पर उनको ऑलरेडी टच कर रहा है. पर टेंजेंसी एक ही पॉइंट है. ये कहाँ है? टेंजेंट को कहाँ टच कर रहा है? पॉइंट एक है. एक IC कर्व है जो टेंजेंसी कहाँ है? ये टेंजेंट थोड़ी ना है, ये इधर है. बोल रहा है इक्विलिब्रियम के लिए हमको कहाँ रहना होगा? ऊपर. कहाँ? तो टेंजेंट तो है नहीं. बोल रहा है टेंजेंट पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा? X को बढ़ाना होगा कि गिराना होगा? यहाँ पे आता है इतना X, यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम का X. तो यहाँ से आप इधर जा रहे हैं कि लेफ्ट आ रहे हैं? बोल रहा है कि डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X. ऊपर सोचिए, इधर यहाँ पर है, आप इतना X यूज कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला X है, क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा X. इसका तो नेसेसरी सफिशिएंसी है ही नहीं. दैट इज MC इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. यहाँ 2 कंडीशन दिया है बस, विच इज मोर ऑफ अ प्रॉपर्टी रादर देन अ कंडीशन, दैट IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. क्लियर है? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, विच इज सप्लाई. क्या करेंगे? सप्लाई की पहले प्रोडक्शन.
क्या ब्रेक चाहिए क्या? 2 बजे अभी सप्लाई करके ब्रेक लेते हैं, जल्दी आओ, सप्लाई जल्दी हो जाएगा। देखिए डिमांड हो गया है ना, सप्लाई विल नॉट टेक मच टाइम, हाफ एन आवर 45 मिनट्स आई थिंक मैक्स, एंड देन आफ्टर दिस ब्रेक वी कैन कंटिन्यू लॉन्ग फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आप खुद से करेंगे, वो हमको नहीं लगता पढ़ाने का नीड है। मार्केट इक्विलिब्रियम हम करवाएंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट वो फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक आप खुद पढ़ेंगे। अगर दिक्कत हुआ तो कल मैक्रो से पहले हम डिस्कस करवा देंगे। बोलिए चिराग। जरूर अभी भेज देंगे हम। भाई आप एक बार बस वो बता दें कि कौन सा सप्लायर को इफेक्ट करेगा, कौन सा मार्केट में। हाँ, वो बहुत सिर्फ एक ही कंफ्यूजन वाला है भरत, वो है जीएसटी। अब हम लोग बुक फॉलो करें तो दोनों को पे इम्पैक्ट करेगा, बाकी सब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में इक्वल। हाँ, बाकी सब सेम ही है, कंज्यूमर का उसका अलग अलग है सारा। नहीं, मोस्ट प्रेवलेंट लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर्स किस में है? सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट क्या हुआ फिर? इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर इट माइट बी ओलिगोपोली, पर सेलर्स के नंबर्स पे बात करें अगर, एग्जिस्ट ही नहीं करता है मोनोपोलिस्टिक। मार्केट शेयर के हिसाब से सोचे तो हाँ, पर नंबर ऑफ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो दोनों ही लिख देंगे ऐसे लिख के। नहीं रे, मतलब जरूरत नहीं है। ओलिगोपोली वाला आपका जनरल नॉलेज हो गया, मोर देन इकोनॉमिक्स इज जनरल नॉलेज की। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा भी ओलिगोपोली एग्जिस्ट करता है, पर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट इट इज मोनोपोलिस्टिक। चलिए बोर्ड पे आइए, बोलिए मृदुल। अभी सप्लाई शुरू तो कर रहे थे भाई। चले पहले तो बात, अच्छा सेटल डाउन, ठीक है। और अच्छा, अब इसके बाद आप लोग सब रुकेंगे कि कोई जाएगा? क्योंकि एक ना रिचुअल होता है आप लोग का हर ईयर का। 2 बच्चे बहुत कम है आज, हर साल क्या करते हैं सारे बच्चों को एक साथ बुलाते हैं, एक ना वीडियो देखते हैं हम लोग क्लास में। सो इट्स लाइक अ रिचुअल आई डू एवरी ईयर। सो इट्स लाइक अ मोटिवेशनल वीडियो बोल लीजिए या जो भी आपको समझना है। सो मैं सोचा था अकाउंट्स के पहले करेंगे, पर उससे पहले आपका इको आ जा रहा है तो सीबीएसई वाले नहीं है, तो एक मतलब सुपरस्टिशियस हूँ मैं इस बात को लेकर। अगर आप लोग में से कोई जाने वाला होगा तो हमको बता दीजिएगा, वील वॉच द वीडियो एंड देन टेक अ ब्रेक, अदरवाइज वील डू इट आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो आप लोग में से सब रह रहे हैं परफेक्शन, तो फिर एंड में करेंगे। तो सप्लाई में चालू करने से पहले हम लोग का बात होता है सप्लाई वर्सेस स्टॉक का। तो ये अकाउंट्स वाला स्टॉक का बात नहीं है कि जो बच गया वो स्टॉक है, जितना अवेलेबल है वो स्टॉक है, उसमें से आप जितना बेचना चाहते हैं वो सप्लाई है। जितना बिकता है वो अलग कहानी है, रेवेन्यू में चला जाता है, पर द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी द प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग टू सेल, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज सप्लाई। 2 डिफरेंस बता पाएंगे? एक तो डेफिनेशन हो गया, एक और इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट and stock is a stock concept. Supply can be stock can be greater than supply. Supply cannot be greater than stock. It can be equal to stock and less than. चलेगा? वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वही सप्लाई फंक्शन। पहला ही अगर आप सप्लाई का डेफिनेशन कंप्लीट करें, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लाइक डिमांड, फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई, और क्या सवाल बन सकते हैं इसी को नाम पे, सप्लाई फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। वहाँ पर भी 2 हिस्सा हुआ था शैलजा, प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। यहाँ पर भी प्राइस एंड अदर फैक्टर्स, यहाँ पर भी वही चेंज इन QS, और यहाँ चेंज इन, यहाँ पर वही मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, पर इस बार एक्सटेंशन अपवर्ड मूवमेंट है, वहां डाउनवर्ड मूवमेंट होता था, यहां कॉन्ट्रैक्शन इस बार। रीजन बहुत सिंपल सा है, पॉजिटिव रिलेशन है।
और यहाँ अदर फैक्टर्स में राइटवर्ड शिफ्ट वही इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज। एक ना मूवमेंट शिफ्ट आने वाला पक्का है। चुप के काय खा रहे हो, आराम से खाओ। ओ दूसरा तो पकड़, भरत धोखा हो गया। ओ सॉरी, हमको नहीं पता था, झूठ। तो 2 घंटा का बात है। कुआं में जितना भी पानी भरो खाली तो होता ही है। चलिए, प्राइस और अदर में सबसे पहले प्राइस में अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ प्राइस राइजेस, agreed? Please be very careful with this. Reasons for demand curve downward sloping है ना, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी है, बस उसको इज्जत नहीं मिला। 3 तो हेडिंग ना देके 3 तो बुलेट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। पहला बात किया न्यू एंट्रेंट्स का, कि अच्छा जैसे ही प्राइस बढ़ता है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, नए लोग आ जाते हैं। अच्छा नए लोग छोड़ो, हम लोग ही बढ़ा देते हैं। और तीसरा बोला राइजिंग पार्ट ऑफ द एमसी कर्व इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। तो जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है उसको रिकवर करने के लिए हम अपना प्राइस भी बढ़ाते हैं। सो इसीलिए राइजिंग पार्ट ऑफ द एमसी कर्व, सप्लाई कर्व ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला पार्ट इसमें भी आता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं। मार्जिनल कॉस्ट जो पहला न्यू एंट्रेंट्स और एग्जिस्टिंग सेलर्स विल वांट टू बाय मोर बिकॉज मोर प्रॉफिट। एक बोल रहे हैं हम तो ज़्यादा बेचेंगे क्योंकि हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, दूसरा बाहर वाला भी बेचना चाहता है, सेकेंड पॉइंट। तीसरा राइजिंग पार्ट ऑफ एमसी इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता है मार्जिनल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हम अपना प्राइस भी बढ़ाते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव अदर फैक्टर्स। आई थिंक इसमें 10 हैं। ठीक है, फटाफट बात करेंगे। गोल्स ऑफ द फर्म, नहीं इसके अंदर का पॉइंट बोलना होगा भाई। एक और है बुक में, रिस्क मैक्सिमाइजेशन और रिस्क मिनिमाइजेशन। रिस्क मिनिमाइजेशन में सप्लाई लेफ्टवर्ड हो जाता है, रिस्क मैक्सिमाइजेशन में सप्लाई राइटवर्ड। सेल्स मैक्सिमाइजेशन में सप्लाई राइटवर्ड हो जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सप्लाई लेफ्टवर्ड हो जाता है। और क्या है सर? इनवर्स रिलेशनशिप, यस और नो? इनपुट प्राइस बढ़ने पे सप्लाई, अच्छा बहुत बच्चा बोलता है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। नहीं नहीं, सप्लाई का प्राइस कांस्टेंट है। रॉ मटेरियल का दाम कमने पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। एट सेम प्राइसेस यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, प्राइस कांस्टेंट है। बोलिए ना मैम। मैम वी हैड शिफ्टिंग फ्रॉम सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. So our intention, because it's a shift, right? So we were already at sales maximization. Now we change the strategy to profit maximization. So that is why a shift. Otherwise तो determinant ही नहीं बनेगा. Input price पे again same prices were there. There is a change in the input price. So therefore the supply shifts leftward or rightward. महंगा हो गया input price. क्या करें? Leftward shift. Profit margin कम गया. There has to be a change for it to be a shift, right? Third point, technology. So again, technology में क्या है? If we shift from capital intensive to labor intensive, what is the impact on the supply curve? समझ रहे हैं बात को? At capital intensive, there is nothing to compare. We simply have a supply curve. But if we now change to labor intensive techniques, so supply will shift to the left. आ रहे हैं उस पर. और क्या था? एक्सपेक्टेशंस. इसमें पॉजिटिव रिलेशन है नहीं? हाँ, प्राइस अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में बढ़ेगा, इनवर्स सॉरी डिमांड में पॉजिटिव है. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस इन द फ्यूचर, सेल इन द फ्यूचर. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन प्राइस इन द फ्यूचर, सप्लाई मोर टुडे. ज़्यादा बेचो आज. अच्छा वो बिकेगा नहीं, वो तो अपने हाथ में नहीं है. तो 4 पॉइंट हुआ ना. एक तो वो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी, लाइक इनपुट प्राइस. तो अगर इजीली अवेलेबल है तो सप्लाई राइटवर्ड में चला जाता है. नहीं अवेलेबिलिटी कम पड़ गया है, यूक्रेन में वॉर हो गया है, तो आपको मैं बताया था ना महिंद्रा का गाड़ी बुक करने में आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा अभी. तो जितना भी पार्ट्स है वो यूक्रेन से आता है. अब इसमें डिवाइड नहीं किए, पर हाँ मार्केट में इम्पैक्ट आएगा. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. नहीं एक एक करके करते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसी,
सिर्फ सब्सिडी नहीं, सिर्फ टैक्सेशन नहीं, दोनों ही मान लिख दीजिएगा, है ना। तो ये टैक्स लगा दिया किसी चीज पर, ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है ना जिसमें डिबेट है, क्योंकि ये डिमांड का भी इंपैक्ट दिखा रहे हैं ये लोग और सप्लाई पे। आप अगर मेरा बात समझे, मैं नहीं बोल रहा, आप मेरा बात सुने, ये सिर्फ सप्लायर को इंपैक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं कोई देखिए उषा एंड्रूज तो हो नहीं जिसने किताब लिखी है, हम लोग का कौन, या उषा एंड्रूज इज हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, मेरी इको टीचर थी मैम, ठीक है। तो पॉइंट क्या है भैया आपका, अब सपोज सबवे में पहले आप जानते हैं जीएसटी या जो भी था वो 12% था फूड पर, तो मान लीजिए 399 का केएफसी का बकेट है। अब अगर जीएसटी 5% होता है, हमारा अजम्पशन क्या रहता है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स चेंजिंग, तो कंज्यूमर को क्या खाक फर्क पड़ता है यार, उसमें जीएसटी कितना है, 399 पहले भी देते थे, 399 भी देते हैं। रियल लाइफ में तो अगर जीएसटी का मतलब प्राइस में फर्क आता नहीं किया ना, कोई नहीं किया कम। अब देखिए सारा रेट सेम है, बढ़ा तो क्या बढ़ा, प्रॉफिट मार्जिन। जीएसटी घटने पर 399 में जीएसटी 99 रुपये था, अब जीएसटी 49 रुपीज़ है, वो 50 रुपये अब किसका जेब में गया। तो ये है इम्पैक्ट किस पर, प्रोड्यूसर पे। हमको तो 399 का चीज आज भी 399 का है, मेरा तो चेंज ही नहीं है कोई, पर बुक बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 399 प्लस जीएसटी है। अब देखो उसमें तो आप प्राइस चेंज कर दिए, अदर फैक्टर्स कहां चेंज हुआ, आप तो प्राइस बदल दिए हो, तब तो ये तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, पर बुक में लिखा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो भैया सपोज आया मार्केट इक्विलिब्रियम और बोला कि गवर्नमेंट पॉलिसी में इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, आप दोनों का शिफ्ट दिखाएंगे, और अगर ऐसा आया तो सर 3 प्रोबेबिलिटी बन जाता है, इक्वल प्रोपोर्शन, डिमांड चेंजिंग मोर देन सप्लाई, सप्लाई चेंजिंग मोर देन डिमांड। तो दुआ करिए कि ये आए ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ये आया तो ये सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। 10 मिनट से इसमें लगता है। हाँ, खाली आपको सिर्फ लिखने में पॉइंट्स, और मिलेगा भी मार्क्स गारंटीड नहीं है उस पर, क्योंकि ये डिबेट है इसको लेकर। पर अगर आया, सेफ बेट क्या है, जितना कुछ पता है लिख के आ जाना, और कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं ना अपने हाथ में। ये हीरोबंती मत करना, दैट फ्रैंक इज रॉन्ग, इट विल ओनली इम्पैक्ट द प्रोड्यूसर। नहीं देखिए टेक्निकली अगर आप मेरा बात सुन रहे हैं तो ठीक है, पर मेरे बोलने से मार्क्स तो नहीं मिलेगा। तो मार्क्स का तो प्रिस्क्राइब बुक है, जो क्रिश बोल रहा है कि हम तो 79 आ जाए हम नहीं लिखेंगे, हम तो अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, बिकॉज कहीं ना कहीं दैट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, आई कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट, कि बुक में लिखा है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का पॉइंट पे आते हैं, नेचुरल फैक्टर्स उगा ही नहीं कुछ, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अच्छा बच्चा बहुत बहस किया मेरे साथ इस पे, नेचुरल फैक्टर्स डिमांड भी इंपैक्ट करता है, कैसे, स्पेसिफिकली कोई कमोडिटी को लेके हाँ, पर जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं कोविड को नेचुरल फैक्टर बोल रहे हैं, बोला उसके आने की वजह से सैनिटाइजर का डिमांड हो गया, वो इमरजेंसी नहीं होगा। इन अ वे बोला पॉइंट समझिए, मैं उनको बोल रहा हूँ अर्थक्वेक सोचो, अब अर्थक्वेक की वजह से आप एक्स्ट्रा चावल तो नहीं डिमांड करोगे, आपका डिमांड तो सेम ही रहेगा। या आप बोले आज अर्थक्वेक आया, आटा बेसी लेके आ, रखाएंगे नीचे, नहीं होगा ना। तो जो नेचुरल फैक्टर्स है वो किसको इंपैक्ट करता है, सप्लाई चेन को। कंज्यूमर्स का डिमांड सेम रह जाता है, अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, इसीलिए वो इम्पैक्ट है। हाँ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लाइक सैनिटाइजर एंड मास्क का एग्जांपल, जहाँ कैलामिटी और सम नेचुरल फैक्टर चेंज्ड द डिमांड स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल। नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी और लेट्स से अ कंट्री टू बी ऑफरिंग सैनिटाइजर्स वेरेवर वी गो। क्यों सर, टूट गया तो नया खरीदेंगे, तो सर वो कौन डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर डिमांड करेगा ना सर। कंज्यूमर कंक्रीट डिमांड करेगा कि घर, तो डिराइव डिमांड हुआ ना, तो घर का डिमांड बढ़ेगा ना, कंक्रीट का तो नहीं बढ़ेगा, घर का डिमांड बढ़ेगा। अब आप इनडायरेक्टली बोलेंगे तो आई एग्री
तो फिर हम बता रहे हैं, फिर सुनना क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्विच भी टूटेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी कमेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कम हो जाएगा। कितना दूर लिंक चला जाएगा सोच रहा है। वी हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉक्सिमिटी, अदरवाइज कोई नेक्स्ट अल्टरनेटिव मतलब बैठेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। प्राइस ऑफ गुड एक ही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में एक ही है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है इनका, सिर्फ सब्सटीट्यूट होता है। याद है इस पे बहस हुआ था, आप लोग आधी घंटा लगाए थे। नहीं होता है, फोन बनाते तो चार्जर भी बनाते हैं हम लोग, पेंसिल बनाते तो रबर भी बनाते हैं हम लोग। मैं बोल रहा था याद करिए, हर बार में मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं है, आप चाहें तो साथ में बनाइए, पर इट इज नॉट कंपल्सरी। एज अ कार मैन्युफैक्चरर आई डोंट नीड टू मेक पेट्रोल, एज एन AC मैन्युफैक्चरर कैरियर डज नॉट नीड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, it is a complement for a consumer. The consumer, I don't provide any bus services or Uber or Rapido, but to come here you need a transport. It is that your demand that is impacting, not mine. Will it not be beneficial? A lot of schools provide this, that चलो school bus भी देते हैं आपको हम, it is beneficial, but it is not a complement that I am offering. You don't take the school bus. हेरिटेज के पास ऑप्शन नहीं है और लेना ही होगा लोग को, पर बाकी में तो ऑप्शनल है कि आप लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो। सो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट। सोच के देखिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, सोचिए MP बिरला में कोई भर्ती नहीं हो रहा, पर बस सर्विस गजब चल रहा है, दूसरा स्कूल का बच्चा को भी छोड़ के आ रहा है, तो MP बिरला को क्या करना चाहिए? सारा टीचर को बोलो बस में बैठो और बस सर्विस स्टार्ट करना चाहिए। तो बताइए ये कॉम्प्लीमेंट हुआ कि MP बिरला के लिए एक अनदर लाइन ऑफ वर्क एज ए सब्सटीट्यूट। सो वी ओनली हैव सब्सटीट्यूट एज अ प्रोड्यूसर। मेरा सब्सटीट्यूट क्या है? या तो हम 11 पढ़ा रहे हैं, 12 पढ़ा रहे हैं, BCom पढ़ा रहे हैं, जिसमें ज्यादा मेरा मार्जिन होगा। फीस भी रॉन्ग वर्ड है ना, कॉस्ट मैटर करता है। प्रॉफिट जिसमें मेरे को ज्यादा लग रहा है मेरा बैच, उसका ज्यादा होगा, जो भी मेरे लिए है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। तो अकेला बेच रहा है बेचारा, बेचारा तो नहीं है, नेचर ऑफ मार्केट। तो अब है आपका क्वेश्चन था ना, मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सेलर्स किस में है? सबसे ज्यादा सेलर्स मार्केट में किस में है? हाइपोथेटिकल भी ले लो, मार्केट के हिसाब से बताओ। परफेक्ट कंपटीशन, तो सबसे ज्यादा सप्लाई किसका होगा? परफेक्ट कंपटीशन का, फिर मोनोपोलिस्टिक, फिर ओलिगोपोली, फिर मोनोपोली। इसमें सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन कमाता है? इसमें से ऐसा कौन है जो लॉन्ग रन में प्रॉफिट ही नहीं कमाता है? परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कुछ हद तक, क्योंकि डिफरेंशिएशन आ जाता है तो कमा लेता है। परफेक्ट हाइपोथेटिकल का आंसर है, हो नहीं सकता। और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कितना मार्केट रियलिटी में ओन करता है, ओलिगोपोली है। पर हमारा तो जीके का एग्जाम नहीं है, हमारा नंबर ऑफ सेलर्स के हिसाब से आंसर है। सो आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक। पर जीके के हिसाब से भी तो मोनोपोली हुआ ना, ओलिगोपोली है। मार्केट शेयर तो मोनोपोली का ज्यादा हुआ। मोनोपोली तो एक सेलर है, कितना मोनोपोली जीवन में देखे हैं आप? तो उसका ही पूरा मार्केट शेयर हो गया। हाँ, पूरे दुनिया में कितने लोग मोनोपोली है उसका बात मार्केट शेयर में कर रहे हैं। सो मैक्सिमम कॉन्ग्लोमोरेट जो आप देखें हैं वो कौन ओन कर रहा है? कोई भी बड़ा बिजनेस सोचिए, जूता, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, 4-5 कंपनी, ओलिगोपोली। गाड़ी देख लीजिए, 12-15 प्लेयर हैं, ओलिगोपोली। पर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोमिनेंस के बारे में अगर बात करें, ओलिगोपोली ज़्यादा है कि मोनोपोलिस्टिक ज़्यादा है? तो मोनोपोलिस्टिक में घुसा। अग्री करते हैं? 10वां पॉइंट भी है शायद, नहीं? एक तो अग्रीमेंट अमंग